स्टूडेंट्स, हम पढ़ने वाले हैं अगली इकाई कक्षा 12वीं के अंतर्गत जो है आनुवंशिकी एवं विकास। इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे कि कैसे माता पिता के लक्षण जो होते हैं वह उनके संतानों तक पहुंचते हैं, इसके लिए कौन कौन से सिद्धांत दिए गए हैं तथा क्रमशः जीवों का विकास किस प्रकार से हुआ होगा। तो इस यूनिट में जो पहला अध्याय है वह है वंशागति व विविधता के सिद्धांत, अध्याय 5 के अंतर्गत। इस अध्याय में मेंडल के सिद्धांतों को दिया गया है और उनके जो विचलन हैं उनके बारे में समझाया गया है। तो इन सब को जानने से पहले हम इस अध्याय में जो दिया गया है उसके बारे में जान ले और इन दो शब्दों का अर्थ समझ लेते हैं। पहले तो आप लोगों ने इसके पहले वाले यूनिट में पढ़ा था कि प्रत्येक जीवों का एक अनिवार्य जैविक लक्षण होता है कि वे प्रजनन करते हैं और अपने ही समान जीव को उत्पन्न करते हैं। तो आप सभी ने ध्यान दिया होगा कभी कि जब एक जीव प्रजनन करता है तो वह अपने ही समान जीव को उत्पन्न करता है। तो अब इस जीव में जो लक्षण दिखाई देते हैं वो बिल्कुल एक दूसरे के समान होते हैं। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं आम का पेड़। एक आम का पेड़ जो होता है जब यह बढ़ता है उसके बाद इसमें पुष्प खिलता है, जब यह बीज बनाता है तो आम के पेड़ द्वारा बनाया हुआ बीज उसकी संतति हो गई, उसकी संतान हो गई। जब इस बीज को लगाया जाएगा तो यह बीज जो होगा वो किसका, आम का ही पेड़ बनाएगा। तो इस प्रकार से एक आम का पेड़ जो है यह एक जनक है और इस जनक से जो संतान उत्पन्न हुआ है उस संतान में भी इसी जनक के समान ही लक्षण दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसा क्या होता है जो माता पिता से संतानों में जाता है और इसी के कारण उस जाति विशेष के जो लक्षण होते हैं वह उनकी संतान में भी प्रकट होते जाते हैं। तो यहाँ पर माता पिता के लक्षणों का उनके संतान में पहुंचना, इनके जो लक्षण होंगे, विशेष लक्षण होंगे, उनका उनके संतान में पहुंचना। अब ये आम का पेड़ जैसा इनमें इनकी पत्तियों की बनावट होती है वैसे उनके संतान के भी पत्तियों की बनावट वैसी ही होगी। जब ये बढ़ जाएंगे तब इसमें पुष्प खिलेंगे, पुष्प की बनावट भी बिल्कुल अपने जनक के जैसे, इसमें फल लगेंगे, आम का फल लगेगा वो भी बिल्कुल अपने जनक के समान। तो इस प्रकार से एक जनक जैसा ही उनका संतान जो होता है हूबहू दिखाई देता है। उसके सारे लक्षण जो होते हैं वह उनकी संतानों में स्थानांतरित होते हैं। तो इस क्रिया को कहा जाता है वंशागति। वंशागति या इसको कहा जाता है एक और नाम आनुवंशिकता। तो वंशागति या आनुवंशिकता का मतलब क्या हो गया कि माता पिता के लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण होना। तो यहाँ पर माता पिता जो होते हैं उनके जो गुण होते हैं, उनके जो लक्षण होते हैं, उनका माता पिता या इनको हम एक साथ कहेंगे तो क्या कह देंगे, जनक। जनक के लक्षणों का उनकी संतानों में, संतति में स्थानांतरण होता है। तो इसी क्रिया को कहा जाता है क्या, आनुवांशिकता। आनुवंशिकता, आनुवंशिकता हेरेडिटी कहलाता है, अंग्रेजी में इसको कहा जाता है हेरेडिटी। तो ये आनुवंशिकता जो होती है वह पीढ़ी दर पीढ़ी एक जाति की निरंतरता को बनाए रखने के लिए आवश्यक होती है। तो आनुवंशिक लक्षण अर्थात जैसे जनक हैं वैसे ही उनके संतान दिखाई देंगे, ये हो गया उनका आनुवंशिक लक्षण। अब देखिएगा जितने भी जीव होते हैं भले ही वो एक ही जाति के क्यों ना हो, इनमें पाए जाते हैं कुछ अंतर। जैसे एक जीव है, एग्जाम्पल ले लेते हैं, चलिए इसका एग्जाम्पल ले, फिर से चलो कुत्ते का एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये कुत्ता जो होता है आपने देखा होगा बहुत सारे कुत्ता एक जाति है, एक जाति को प्रदर्शित कर रहा है।
लेकिन इसके जितने भी जीवधारी आपने देखे होंगे, जितने भी प्रकार का आपने कुत्ता देखा होगा, सब में कॉमन लक्षण है, एक ऐसा लक्षण जिससे हम यह जान सकते हैं कि ये कुत्ता है। लेकिन इसके बावजूद इन सभी में बहुत सारे अंतर पाए जाते हैं। आप देखेंगे इनमें जो अंतर होता है उसी के आधार पर आप पहचान सकते हैं कि ये कुत्ता ये है, ये कुत्ता ये है, या इस व्यक्ति के घर का कुत्ता है। तो आप अंतर कर सकते हैं इस जीव में। ठीक उसी प्रकार से एग्जाम्पल ले लीजिएगा आप मनुष्य का। मनुष्य में एक ही माता और पिता से जो संतान उत्पन्न होते हैं, मान लीजिए कि एक ही माता पिता से 2 पुत्र उत्पन्न हुए हैं। अब दोनों पुत्र जो हैं, आवश्यक तो नहीं है कि दोनों के दोनों पुत्र जो होंगे वो बिल्कुल हूबहू एक जैसे दिखाई देंगे। हालांकि माता और पिता के लक्षण जो होंगे इनमें दिखाई देंगे। अर्थात कैसे लक्षण माता पिता के, कि माता और पिता का जो त्वचा का रंग होता है वो उनके पुत्रों में दिखाई देगा। बालों की बनावट होती है, आँख की बनावट होती है, ऊंचाई होती है, ये सारे लक्षण जो होंगे वो माता पिता से या उनकी पहली पीढ़ी के जितने भी पूर्वज होंगे उनमें से इन पुत्रों को प्राप्त हुआ होगा। लेकिन इसके बावजूद भी इन दोनों पुत्रों में पर्याप्त अंतर दिखाई देता है। इसी के आधार पर पहचान सकते हैं कि फला पुत्र ये है, फला पुत्र ये है। तो ये जो एक ही जनक से उत्पन्न संतान होते हैं उनमें जो अंतर दिखाई देता है वह अंतर जो होता है वह कहलाता है वैयक्तिकता। तो ये वंशागति और विविधता शब्द। अब देखें कि वंशागति जो होती है या आनुवंशिकता जो होती है, इसका जो अध्ययन किया जाता है वह विज्ञान की एक अलग शाखा के रूप में किया जाता है और इस शाखा को कहा जाता है आनुवंशिकी, या अंग्रेजी में इसको कहा जाता है जेनेटिक्स। इसके अंतर्गत इसका अध्ययन किया जाता है। तो जेनेटिक्स जो होता है विज्ञान की एक ऐसी शाखा होती है जिसमें आनुवंशिकता तथा विभिन्नता या विविधता इनका सम्मिलित रूप से अध्ययन किया जाता है। उसको कहा जाता है आनुवंशिकी, जेनेटिक्स। जीवों में विभिन्नताएं जो होती हैं यह उनमें पाए जाने वाले प्रकार के आधार पर होती है। अब विभिन्नता जो होती है वह एक ही जाति के अलग अलग सदस्यों में जो बाह्य आकार की या उनकी कार्यकी या उनकी कोशिकी, व्यवहारिक या किसी अन्य प्रकार का जो अंतर होता है वह विविधता या विभिन्नता कहलाता है, वेरिएशन कहलाता है। एक ही जाति के 2 सदस्य जो होते हैं उनमें जितनी भी समानताएं पाई जाती हैं उसके साथ साथ उनमें कुछ अंतर होता है। उसी अंतर के आधार पर हम उनमें भेद कर पाते हैं। यही अंतर जो होता है वह विविधता कहलाता है। तो ये विविधता के कारण जो होते हैं वो मुख्य रूप से 2 प्रकार के हो सकते हैं। 2 प्रकार में से एक होता है कि यह आनुवंशिकी रूप से विभिन्नता हो, आनुवंशिक विभिन्नता, आनुवंशिक विभिन्नता। आनुवंशिक विभिन्नता जो होती है वह उनके आनुवंशिक पदार्थ में परिवर्तन के कारण, एक जीव के आनुवंशिक पदार्थ में कोई परिवर्तन आ जाए और उस परिवर्तन के कारण वह परिवर्तन जो है वह उसकी दूसरी पीढ़ी में, उनकी संतति में क्या होता जाएगा, स्थानांतरित होता जाएगा। ये क्रमशः स्थानांतरित होता जाता है जिसके कारण एक ही जाति के सदस्य जो होते हैं वो एक दूसरे से अलग अलग दिखाई देते हैं। दूसरा एक और विभिन्नता हो सकता है, वह हो सकता है क्या, वातावरणीय। वातावरणीय विभिन्नता जो होती है, जीव जिस वातावरण में रहता है यदि उसके अनुसार उसने अपने आप को ढाल लिया और उस क्रिया के कारण उनकी जो शारीरिकी में, उनके कार्यकी में कुछ परिवर्तन आ गए तो यह परिवर्तन कहलाता है वातावरणीय विभिन्नता। वातावरणीय विभिन्नता जो होती है यह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित नहीं होती है,
और जिस व्यक्ति में या जिस जीव में, जिस जाति में ये विभिन्नता आई है, केवल उसी जाति तक वह सीमित रह जाती है और उस जीव के मृत्यु हो जाने के पश्चात वो जो विभिन्नता है वह दूसरी पीढ़ी में नहीं पहुंच पाता है। इसका एक एग्जाम्पल देख लीजिए आप कि जैसे एक खिलाड़ी होते हैं या एक पहलवान होते हैं, आप देखें इनकी शारीरिक सौष्ठव जो होती है वो बिल्कुल भिन्न होती है। तो भिन्न है, शरीर इन्होंने स्वयं बनाया हुआ है अपने उस प्रोफेशन के कारण। तो जिस प्रकार का इनका शारीरिक बनावट है, आवश्यक नहीं है कि यह बनावट जो है इनके संतानों में भी स्थानांतरित हो। जब तक वो जीव जीवित है तब तक वह बनावट उसके साथ होगा और उसकी मृत्यु के पश्चात में वो समाप्त हो जाता है। तो इस प्रकार की विभिन्नता कहलाएगी वातावरणीय विभिन्नता। जबकि आनुवंशिक विभिन्नता जो होती है, जैसे माता पिता की ऊंचाई जो है तो उनके संतानों में ट्रांसफर होगी, उसके आधार पर संतान की ऊंचाई जो होती है वो भी निर्धारित होती है। तो इस प्रकार से विभिन्नता को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा जा सकता है। अब देखें कि विभिन्नता के कारण क्या क्या हो सकते हैं कि क्यों एक ही जाति के दो सदस्यों में या एक ही माता पिता से उत्पन्न दो संतानों में अंतर पाया जाता है। तो इसके क्या कारण हो सकते हैं? तो विभिन्नता के कई कारण हो सकते हैं, जिसमें से एक कारण देखें। पहला है इनके गुणसूत्रों की संरचना में जो गुणसूत्र पाए जाते हैं, जो मुख्य रूप से आनुवंशिकता के लिए जिम्मेदार होते हैं। एक गुणसूत्र की अगर संरचना में कोई परिवर्तन आ जाए तो संरचना में परिवर्तन के कारण उस संतति में या उस जाति के सदस्य में कुछ न कुछ अंतर आ जाता है। इसके कारण विभिन्नता दिखाई देती है। दूसरा, ये गुणसूत्र की संख्या भी यदि परिवर्तित हो जाए, यदि गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन आ जाए तो इसके कारण भी नॉर्मली, जैसे मनुष्य का हम देख लेते हैं, नॉर्मली सामान्यतया टोटल क्रोमोसोम जो होते हैं वो 46 होते हैं। अगर 46 के स्थान पर इसकी संख्या में कमी आ जाए या फिर बढ़ोतरी हो जाए, ऐसा होता है कि कमी आ जाती है या बढ़ोतरी हो जाती है, तो हालांकि वो तो रहेंगे मनुष्य जाति, परंतु उनकी संरचना में कहीं न कहीं कुछ न कुछ अंतर दिखाई देता है। तो ये गुणसूत्र की संख्या में परिवर्तन के कारण जीवों में विभिन्नताएं दिखाई देती हैं। तीसरा, एक और कारण हो सकता है, जब लैंगिक प्रजनन के क्रम में जीव में क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है, तो उसमें एक प्रक्रिया होती है जिसको कहा जाता है जीन विनिमय। जीन विनिमय, क्रॉसिंग ओवर। जब क्रॉसिंग ओवर की प्रक्रिया होती है तो जीनों का क्या होता है, पुनर्संयोजन होता है। तो इस जीन के पुनर्संयोजन के कारण ही जीवधारियों में क्या पाया जाता है, अंतर पाया जाता है। तो ये भी एक कारण हो सकता है विभिन्नता का। इसके साथ साथ एक और कारण होता है विभिन्नता जीवों में जब आती है उसका, तो वह होता है उत्परिवर्तन। उत्परिवर्तन का अर्थ होता है आनुवंशिक पदार्थ में अचानक कोई ऐसा परिवर्तन जो वंशागत हो जाए, अर्थात उसकी दूसरी पीढ़ी में भी स्थानांतरित हो जाए। तो इस प्रकार उत्परिवर्तन के द्वारा ही क्या हो सकता है, जीवों में विभिन्नता दिखाई दे सकती है। तो ये मुख्य रूप से जीवों में पाए जाने वाले विभिन्नता के कारण है। तो जीवधारियों में पाए जाने वाली इस विभिन्नता का आखिर क्या महत्व होता होगा? तो इसका क्या महत्व है कि जब जीवों में विभिन्नता आती है तब यह जीव जो होते हैं एक नई जाति के रूप में परिलक्षित होते हैं। नई जाति का स्थापना होता है इस विभिन्नता के कारण। इसके साथ साथ जीवों में अनुकूलन आता है। अनुकूलन के कारण ही ये परिवर्तित वातावरण में अपने आप को जीवित रख पाने में सफल हो पाते हैं। इस विविधता के कारण ही जीवधारी जो होते हैं वह अपनी पहचान बना पाते हैं। इसके साथ साथ जीवों में विकास होता है और विकास के कारण ही नई नई जातियों का उद्भव होता है। इस प्रकार से विभिन्नता के कारण ही
एक जीव जाति जो होती है उसमें क्रमिक विकास होते जाता है।